26 फरवरी 1996 का दिन। शादी का मंडप सजा था। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा था। पर नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कोई न कोई आकर उसे बाहर की सारी खबर दे जाता था। इतने में सविता जी आई और नाराज़ होने लगी। तैयार नहीं हुई अब तक, और ये क्या, फिर से काली बिंदी। कितनी बार कहा है कि काली बिंदी नहीं, लाल बिंदी लगाया कर। जब देखो मनहूस सी काली बिंदी लगाए घूमती है। माँ के शब्दों ने उसे अतीत में धकेल दिया। बचपन से यही तो सुनती आई थी। क्या हुआ माँ, क्यों नाराज हो? काला टीका नहीं लगाते, कलंक लगता है। अरे तुम तो कहती थी नज़र नहीं लगती। हाँ कहती थी, पर वह ललाट के दाहिनी और बाल के पास लगाते हैं, ऐसे भौवें के बीच नहीं। सविता जी को अच्छा नहीं लगता जब भी नेहा काली बिंदी लगाती। उसके गेहुए रंग पर वाकई खिलती थी काली बिंदी। जैसे ही उसने किशोरावस्था में कदम रखा, लोगों की नज़रें बदलने लगी थी। वह बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, फिर क्यों सब एक टक देखने लगते। कई नज़दीकियों को अपलक निहारते देख चुकी थी। अल्हड़ सी पर नज़रों का फ़र्क समझती थी। उनकी तीखी नज़रें जो उसे भेदती हुई कुछ पाने की ललक रहती थी। उन्हें पहचानने लगी थी। नेहा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसमें नफ़रत भर रही थी। उसे पुरुषों से चिढ़ सी होने लगी थी। सभी गंदे देखते, दोहरे चरित्र वाले। उसकी ओर उठने वाली निगाहें, जिसमें स्नेह की जगह भोग दिखता था। उसने उसे बहुत स्मार्ट बना दिया था। वह किसी के आगे झुकती नहीं थी। इस तरह से काफ़ी बदतमीज़ हो चुकी थी। उस बागी बदतमीज़ लड़की ने जब गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, तब वहाँ भी भंवरे मंडराते देखे। उसने तो जैसे कसम खा रखी थी इधर उधर ना देखने की। एक दिन अपने फैकल्टी से कॉलेज कर लौटी तो रूममेट रीना को दो सीनियर्स के साथ खड़े देखा। देखकर भी उनकी अनदेखी करती हुई नेहा ने रीना से अपने कमरे की चाबी मांगी। तब रीना ने उसे उन दोनों से मिलाया। उनमें से एक समीर था और दूसरा विकास। उसने औपचारिकतावश मिली और भूल भी गई। फिर अगले दिन मीनू ने कहा, तुम्हें इन कॉमिक्स के नोट्स और बुक्स चाहिए तो समीर से कहना। वह इनॉमिक्स डिपार्टमेंट का टॉपर है। उसकी इन बातों का भी नेहा पर कोई असर नहीं था। उसका अनुभव यही कहता कि उसकी नज़रें देखकर हर कोई गलत चाहता है, और फिर उसे अपनी माँ की कही बातें याद आने लगती। चाहे जो हो जाए, वह अपनी काली बिंदी को कलंक का टीका नहीं बनने देगी। पढ़ाई खत्म कर सम्मान घर पहुंच जाएगी और फिर उनके पसंद से शादी करेगी। नेहा का एक ही जुनून था कि वह उसका जीवन साथी बहुत बहादुर इंसान हो, इसलिए वह आर्मी अफसर से शादी करना चाहती थी। उन्हीं दिनों एक कैप्टन का रिश्ता भी आया था। वह अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझ रही थी, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसके जीवन में प्यार को दस्तक देना था। अगले ही दिन भारी भरकम कुट नौ कुट नॉनविश और सैपिरो की मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताबों के साथ समीर खड़ा था। पढ़ना इन्हें धूल खिलाकर नहीं, बल्कि पढ़कर मैली करना। साफ सुथरी आंखें व उनमें एक अनुरोध दिखा दो किनारे रख ली। बड़ी ही निसहमित व्यवहार था उसका, जिसे देखकर उसमें भी सुरक्षा की भावना आ गई थी। अब दोनों कभी कभार मिलने लगे थे। एक दिन समीर ने पूछा, तुम गौदोलिया गई थी? हाँ, माँ के साथ, नेहा ने कहा। ऑटो में ना? हाँ, पर मैंने तो आपको नहीं देखा। मैंने भी कहाँ देखा, बस तेरे पैर देखे, पैरों से पहचान लिया। मैं तेरे चेहरे के अलावा बस पैर ही तो
देखता रहता हूँ इसलिए पहचान लिया। ये पहला शख्स था जिसने वो नहीं देखा जो बाकी के लोग देखते थे। अब नेहा उन नज़रों से बेखौफ थी। ज़्यादा मिलने लगी, विश्वास जम गया था। उसकी सुरक्षा के घेरे में खुद को महफूज समझने लगी थी। और एक दिन जब सभी पिकनिक पर गए थे तो अकेले में जो समीर ने कहा वह बात तो सीधे दिल में उतर गई। पता है ना तुझे, लड़के कैसे होते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं। मैं तो सोचकर भी डरता हूँ कि मेरी मॉम की ये गुड़िया कहीं छूने से टूट ना जाए। ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा था। पिछले 6 महीनों से मिल रही थी पर अब नज़रिया बदल गया था। नेहा ने इस बार उसे अलग नज़र से देखा। गुलाबी चेहरा, साफ नीयत, आंखें तीखे नैन नक्श और गहरे गुलाबी ओंठों के बीचों बीच काला तिल। वह देखने में इतना सौम्य व प्यारा था कि कोई भी लड़की उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर पाती। टॉपर तो था ही, ऊपर से सच्चरित्र भी। ऐसे इंसान का साथ मिलना तो फ़क्र की बात है। नेहा अपने आप को बेहद भाग्यशाली समझ रही थी। ये पता लग गया था कि समीर लड़कियों से नज़दीकियाँ बनाकर डंप करने वालों में से नहीं था। वह उसे अच्छा लगने लगा था, उसे सचमुच प्यार होने लगा था। और वो भी राधा या रुक्मणी वाला नहीं बल्कि मीरा वाला। कृष्ण सा वह मुस्कुराता और वह मीरा जैसे उस पर वारी जाती। नेहा को उसमें देवत्व दिखने लगा था। तब दोनों ने यह निश्चय किया कि अपने घर वालों से बताया जाए ताकि वे दोनों को अपने पैरों पर खड़े होने के बाद हमेशा के लिए मिला दे। घर वालों ने होशियारी से पहले तो हामी भरी ताकि दोनों को विश्वास में ले सके और बाद में धोखा दे दिया। समीर से मिलना देखना तो दूर की बात, उसका नाम तक लेना अपराध था नेहा के घर वालों की नज़र में। अब उन्हें भी क्या दोष दें, बेचारे संसारिक लोग क्या जाने कि जिसे साधारण प्यार मोहब्बत का किस्सा समझ रहे थे वह इश्क था जो मरकर भी नहीं जाने वाला था। वह मिलकर भी ना मिल पाए क्योंकि नियत को मंजूर ना था। दोनों एक दूसरे के हृदय तल में प्रेम मूरत बन गहरे बैठ चुके थे। खैर, गुजरते वक्त के साथ जब उसके खरे जख्म भर गए तब माता पिता ने अपनी जिम्मेदारी यानी उसकी शादी का निपटारा करने का सोचा। वह भी यथासंभव खुद को सामान्य बनाने के प्रयास कर रही थी पर शादी उसे बिल्कुल गंवारा नहीं था। उसने कई बार कहा कि भी समीर के अलावा किसी की नहीं हो सकती। अगर उन्हें समीर स्वीकार नहीं है तो उसे अकेली छोड़ दे, अपने प्यार के सहारे वह खुश रह लेगी। पर नहीं, यहाँ बच्चों से कहीं अधिक जिद माता पिता निकले। उनके सिर पर जैसे एक जुनून सवार था। नेहा की शादी कराकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना था और उसे उनकी चाहत का मान रखते हुए खुशी खुशी बलि चढ़ना था। अच्छी ज़बरदस्ती थी, दुल्हन के रूप में तैयार होना था, जबकि सजने संवरने में उसकी कोई रुचि ही नहीं थी। देखा जाए तो विवाह में भी कहाँ रुचि थी। आईने में खुद को देखकर सोचने लगी कि उसे पुरुषों से इतनी नफरत क्यों है। समीर अपनी अच्छाइयों के कारण उसके दिल में समा तो गया पर उसका सुहाग बन न सका। अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर वह धरातल पर आ गिरी। आखिर क्यों ऐसा हुआ और किसी के साथ यह सब क्यों होता है? तमाम सवाल उसे उद्घिन्न कर रहे थे कि तभी बारात आ गई। बारात आ गई यही शोर मचाती ऋचा कमरे में दाखिल हुई। अपने दूल्हे को देख लो दीदी, क्या शान से अकड़ कर बैठा है। बहन चुटकी लेकर चलती बनी। एक एक कर सारी रस्में खत्म होते होते सुबह हो गई और वह धड़कता दिल लिए अविनाश के साथ विदा हो गई। ससुराल में सब वैसा ही था जैसा अमूमन होता है। किसी को वह पसंद आई तो किसी को कोई खास नहीं। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सुहाग कक्ष में बैठाई गई। सभी आने जाने वाले कुछ न कुछ कहते रहे, क्या छोटा क्या बड़ा, जैसे नई दुल्हन ना हो कोई खिलौना हो। रात कुछ और
गहराई और नशे में धुत पति कमरे में दाखिल हुआ। मुझे शराब के महक से घबराहट होती है, नेहा ने कांपती आवाज़ में कहा। मैं पीता नहीं, दोस्ते ने पिला दी है, तुम सो जाओ। पहले तो अविनाश ने नई नवेली को नज़र भर कर देखा, फिर आराम कहने की सलाह दी। एक सप्ताह तक रिश्तेदारों की जमघट और थकान यूं ही बरकरार रही और उनकी आड़ में नेहा भी बसती रही। पति के साथ जब नौकरी पर आई तो जाकर उसकी जान में जान आई। अब ठीक हो नेहा? अविनाश ने बड़े अनुराग से पूछा। जी। जी क्यों? नाम लो मेरा, लंबा है आपका नाम। अभी। ये ठीक रहेगा। जी सॉरी, अभी बिल्कुल ठीक, हल्काती हुई बोली। आखिर पहली बार इतनी भी बातचीत हुई थी। मैं लगातार देख रहा हूँ कि तुम तनावग्रस्त दिखती हो। कोई बात है तो निसंकोच कह सकती हो। नेहा खामोश हो गई। कहे या ना कहे, सब कहते हैं कि अतीत वर्तमान पर हावी हो जाए तो भविष्य खराब कर देता है। नहीं, वह कुछ नहीं बताएगी, पर कहीं ना कहीं वह बहुत बेचैन थी। घबराहट उसका साथ एक पल को भी छोड़ नहीं रहा था। इस तरह पूरी उम्र तो नहीं काट सकेगी। जहाँ उसके समीर को बैठना था वहाँ अभी बैठा था, जो पूरा ही अजनबी लग रहा था। गूंगी बहरी तो नहीं हो, हमें पता है। बोलना शुरू करोगी या फिर मैं तुम्हारे करीब आऊँ? अविनाश ने छेड़ा, मगर यह सुनते ही वह अपना ही दामन में सिपट गई। नज़दीकियाँ ही तो दुश्मन थी उसकी, जो उसे बचपन से डराती थी। समीर ने हमेशा ही दूरी बना कर रखा, तभी वह उसके दिल के करीब आ सका। क्या करें, पूरी जिंदगी का साथ झूठ के बल पर कैसे चलेगा? यही सोचकर हिम्मत जुटाया और सब कुछ सच सच कह डाला। मैं जब 10 साल की थी तब किसी ने ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ और धमकाया भी था कि किसी से कहा तो बहुत मारेगा, उल्टा मुझे ही बदनाम करेगा। मैं डर गई थी। फिर पिताजी का तबादला हो गया, हमारा शहर बदल गया, मगर मेरे मन से वह खौफ ना निकल सका। तभी से मुझे हर लड़के से नफरत होती थी। इससे पहले कि कोई मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए, मैं गुस्सा कर बातचीत को पूर्ण विराम दे देती थी। वही मेरे साथ भी कर रही हो, अविनाश बोला। शादी, सुहाग और लाल रंग मुझे अंदर तक झकझोरते हैं। मुझे शादीशुदा जोड़ों से नफरत होती है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी। मुझे लगता है यह सब गलत है, प्रेम के नाम पर वासना है। इस सोच का नतीजा यह हुआ कि मैं बागी हो गई। माँ जो कहती मैं उसका उल्टा करती, लाल बिंदी की जगह काली बिंदी लगाती, मनहूसियत को अपना बना लिया, बल्कि उसे ही इंजॉय करने लगी थी। कहकर वह सिसकने लगी। अरे नहीं, रो मत, मैं समझ सकता हूँ, तुम बेफिक्र रहो, तुम जैसे चाहो वैसे रहो। मैं तुम्हारी मनस्थिति समझ सकता हूँ। और भी कुछ कहना है? हाँ, मैंने अपने सीनियर समीर से प्यार किया था, पर घर वालों ने आपसे शादी करा दी। फिर उसने समीर के साथ अपने मासूम भावात्मक जुड़ाव वाले सभी किस्से और घर वाले की इस विषय पर की गई धोखाधड़ी सब कुछ खोल कर रख दिया। मन की सारी व्यथा कथा खत्म हुई तो कुछ बोलूं? मजाक बना रहे हैं आप मेरा? इस बार अविनाश हंस पड़ा। मेरी क्या बिसात पत्नी जी की आपका मजाक बनाऊं? बचपन के हादसों में बच्चों का नहीं बल्कि पारिवारिक व सामाजिक परिस्थितियों का दोष होता है। और जहाँ तक समीर की बात है तो युवा उम्र का आकर्षण लाजमी है। मुझे इसके बारे में सब पता था, तभी तो तुम्हें वक्त दे रहा था। तुम इतने भोलेपन से बताने लगी, इसलिए मैंने चिढ़ाया। शादी के पहले के संबंधों से मुझे कोई लेना देना नहीं। पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लेकर हम जीवन साथी बने हैं। तुम मुझे अपना समझो और सदा हंसती खिलखिलाती रहो। नेहा खुश हो गई। शादी के दिन भी ना बीते थे और वह अविनाश के सामने शीशे की तरह साफ व पारदर्शी बनी मुस्कुरा रही थी। उसकी सच्चाई व अच्छाई से विनाश भी प्रभावित हुए बिना ना रह सका। लाल काली छोड़ो यार,
तुम बिंदी ही मत लगाओ, हमारी दोस्ती तो हो गई ना, बस इस दोस्ती के नाम पर आके गले लग जाओ। मुझे कुछ बेहतर महसूस हो रहा है, मन ही मन बुदबुदाई दोस्त। अविनाश ने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। हाँ दोस्त कहकर दोस्ती के हाथ को थाम लिया। आज उसका मन हल्का होकर शांत हो गया था। यहीं से उसने धीरे धीरे अपने नए जीवन में स्नेहिल कदम रखे। किस्मत चाहे कितने भी बुरे दिन क्यों ना दिखाएं, एक ना एक दिन पलटती जरूर है। भले ही उसने पहले दुख उठाए, पर एक सच्चे साथी को पाकर आत्मविश्वास से भर गई।